everyone, myself सुचित्रा पुजारी। वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सरोजा एकेडमी। आज हम सॉल्व करेंगे महाराष्ट्र सेट के दिसंबर 2020 बुकलेट सी के क्वेश्चन पेपर को। आंसर की को हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। उससे पहले मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम है सुचित्रा पुजारी। मैंने M.Com केलकर कॉलेज मुंबई से किया है और मैंने इसी बार क्वालिफाई किया है नेट जून 2020 के एग्ज़ाम को विथ 99.01 परसेंटाइल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ 25 चिल्ड्रन सिटिंग इन अ बोट इज़ 22 kgs। सो एवरेज वेट बता है 25 चिल्ड्रन का कितना है 22 kgs। तो 25 बच्चों का एवरेज वेट है 22 kgs। The average weight of 25 children and padded है 24 kg। तो average weight of 25 children और padded इन दोनों का average मिला के कितना हो रहा है 24 kgs। क्या पूछा है क्वेश्चन में? What is the weight of the padded in kgs। तो ये padded का weight कितना है ये पूछा है। तो इसे हम पहले सिस्टमेटिकली लिखेंगे। क्या पूछा है हमें? कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। उससे पहले 25 चिल्ड्रन का एवरेज वेट है 22 kgs। तो मैंने लिखा N1 इज़ 25 चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 25 और उनका वेट है x⁴1 इज़ 22 kg। फिर क्या बोला है? द एवरेज वेट ऑफ 25 चिल्ड्रन एंड पैडेड इज़ 24 kg। मतलब 25 चिल्ड्रन, ठीक है, ये वाला N1 प्लस पैडेड, तो ये दोनों मिलके कितना है एवरेज वेट 24 kg। तो कंबाइंड मीन दिया है हमें 24 kg। तो N2 कितना होगा? पैडेड का है 1 एंड x⁴2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला में पुट ऑन करते हैं। फॉर्मूला क्या है? वेटेड मीन इज इक्वल टू N1 x⁴1 प्लस N2 x⁴2 अपॉन N1 प्लस N2 x⁴W। मतलब वेटेड मीन इज़ व्हाट 24, ठीक है। N1 x⁴1 25 इंटू 22 प्लस N2 x⁴2, तो N2 इज़ 1 x⁴2 एज इट इज़ लिखा है मैंने, ठीक है। उसका मीन मुझे नहीं पता है, वही क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने। फिर क्या बोला है? 25 प्लस 1, सो 24 एज इट इज़। 25 इंटू 22 इज़ 550 प्लस x⁴2, नीचे 25 प्लस 1 इज़ 26, ठीक है, इतना समझा। फिर क्या करेंगे हम? इस 26 को यहाँ पर लेके जाएंगे। सो 24 इंटू 26 इक्वल्स टू 550 प्लस x⁴2। सो जब 24 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 624, ठीक है। यहाँ पे जो 550 था उसे अगर मैंने इस तरफ लेकर आई तो क्या होगा? 624 एज इट इज़, यहाँ का प्लस यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 550 इक्वल्स टू x⁴2। सो 624 माइनस 550 इज़ 74 इज़ द आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दयानंद प्लांटेड शुगर केन इन 1/3 ऑफ हिज फार्म, groundnut in 1/4 of his farm and jowari in the remaining farm of 25 acres. How much is the total farm in acres to दयानंद? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है? दयानंद ने प्लांट किया है शुगर केन 1/3 ऑफ हिज फार्म में, ठीक है। शुगर केन उसने 1/3 ऑफ फार्म में ये किया है प्लांट। नेक्स्ट ग्राउंडनट इन 1/4 ऑफ हिज फार्म, तो बाकी का 1/4 में ग्राउंडनट उन्होंने प्लांट किया है। एंड ज्वारी इन द रिमेनिंग फार्म ऑफ 25 एकर्स, तो ये 1/3 एंड 1/4 के बाद जो भी एक्स्ट्रा रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है यहाँ पे उन्होंने ज्वारी किया है, ठीक है। और क्या बोला है उन्होंने? इन द रिमेनिंग फार्म ऑफ 25 एकर्स, ठीक है। तो ये इसका हमें एकर्स पता है कितना है 25 एकर्स, ठीक है। फिर क्या बोला है? हाउ मच इज़ द टोटल फार्म इन एकर्स टू दयानंद। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो टोटल लैंड है, टोटल लैंड कितने एकर्स का है। तो ज्वारी का लैंड हमें पता है 25 एकर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा, मतलब कितना पोर्शन उन्होंने यूज़ किया है ये देखना होगा। तो क्या बोला है? 1/3 फार्म उन्होंने यूज़ किया है ना, तो 100 में एज्यूम कर रही हूँ टोटल फार्म का
स्पेस, ठीक है। 1/3 मैंने पहले ही परसेंटेज के क्लास में बताया था कि 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 33.33%। आपको चाहिए तो परसेंटेज सीखना है तो परसेंटेज के क्लासेस को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बेसिक से बताया कि कैसे ट्रिक्स को यूज़ करके हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो 1/3 मुझे पता है 33.33%, तो मैं 100 में से शुगर केन का एरिया कैंसिल कर रही हूँ, तो 100 माइनस 33.33%, तो आंसर क्या आएगा 7,666। 66.67 प्लेस बच गया है। शुगर केन के लिए यूज़ कितना किया है 33.33, तो रिमेनिंग 100 में से 33.33 माइनस किया तो 66.67 आया, ठीक है। उसके बाद क्या किया है 1/4 ऑफ हिज फार्म फॉर ग्राउंडनट, तो 66.67 का 1/4, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, ऐसे ही 16.67 आंसर आ रहा है। तो 66.67 उसमें से 16.67 मैंने यूज़ किया है ग्राउंड नट के लिए, तो 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 1 गया 5, तो 50। अब कितना एकर्स लैंड बचा है 50, ठीक है, इतना याद रखना 50 एकर्स लैंड बचा है, मैं इरेज कर रही हूँ। सो 50% या फिर 50th पोर्शन हमारा रिमेनिंग फार्म है, तो 50th% का एकर्स हमें पता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच इज़ द टोटल फार्म, टोटल फार्म कितना है, 50 हमें पता है 25 एकर्स, तो टोटल फार्म मतलब 100% कितना है, तो इसलिए एक छोटा सा ट्रिक है, 50 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तब 100 आया, तो 25 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 50 एकर्स। सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए, 50 का डबल 100, 25 का डबल 50, तो 50 एकर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाइल एंटरिंग इनटू द ट्रेन अनिल वॉज अहेड ऑफ श्याम, अनिल वॉज अहेड ऑफ श्याम, तो ये जो श्याम है उसके आगे था अनिल। फिर क्या बोला है, हु वॉज अहेड ऑफ किरण, तो ये जो श्याम है वो किरण के आगे था, तो किरण श्याम के पीछे होगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, अनिल वॉज बिहाइंड श्वेता, तो ये जो अनिल है वो श्वेता के पीछे खड़ा था, ठीक है। इतना इंटरप्रिटेशन निकाल पाए आप क्वेश्चन के साथ साथ ही। क्या बोला है, वाइल एंटरिंग इनटू ट्रेन अनिल वॉज अहेड ऑफ श्याम, श्याम के आगे अनिल था। हु वॉज अहेड ऑफ किरण, श्याम किरण के आगे था, ठीक है। अनिल वॉज बिहाइंड श्वेता, तो श्वेता के पीछे अनिल था। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंट्री इनटू द ट्रेन, सो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है, अनिल श्याम किरण श्वेता, तो ये तो है ही नहीं, पहले श्वेता एंटर की उसके बाद अनिल ने एंटर किया फिर श्याम ने एंटर किया फिर किरण ने, तो ऑप्शन कहाँ पे है, सी, श्वेता अनिल श्याम एंड किरण, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा है उन्होंने, इफ LONQ is converted into JMLO, LONQ is converted into JMLO, then by the same principle what could be the correct alternative for the GDJM, तो ये जो GDJM का करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, जे के बाद क्या आएगा के, JKL, ठीक है, MNO, LMNOPQ, तो यहाँ पे पैटर्न समझ में आ रहा है, एक अल्फ़ाबेट छोड़ के दूसरे अल्फ़ाबेट इज़ द आंसर, तो वैसे ही GDJM EFG, ठीक है, BCD, नेक्स्ट HIJ, देन KLM, समझा पैटर्न क्या था, एक अल्फ़ाबेट छोड़ के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट वाज द आंसर, तो हमें EBHK आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ट्राई। तो ट्राई का फुल फॉर्म हमें पता है, टेलीविज़न नहीं है, टेलीसीरीज़ भी नहीं है, टेलीफोन भी नहीं है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या दिया है, इन विच ईयर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया। सो 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एनेक्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप करने में विजय भाटकर, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था, तो विजय भाटकर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ मेड compulsory for schools to enter information of all students on the web portal known as सरल। तो ये सरल में सारे बच्चों का इंफॉर्मेशन को हम एंटर करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द डिजिटल इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो हायर एजुकेशन के लिए कौन सा डिजिटल इनिशिएटिव लिया था, नेशनल स्कूल ऑफ डिजिटल आर्ट्स, रॉन्ग, सेंट्रल डेटा ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इज नॉट द करेक्ट आंसर, डिजिटल विद्या भी नहीं है, आंसर इज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज नॉट अंडर हैजार्डस वन। तो नॉट पूछा है, नॉट हैजार्डस वन, तो केमिकल, पेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेस्ट, ये सब हैजार्डस है, तो एग्रीकल्चरल रेसिडुअल इज द करेक्ट आंसर। UN Conference on Environment and Development in 1992 was held at Rio de Janeiro। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या बोला है, बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स आर टू बी डिस्पोज्ड यूजिंग incineration, autoclaving, microwave composting is the wrong option. Incineration is a waste treatment process that involves the combustion of organic substances contained in waste materials. Incineration and other high temperature waste treatment systems are described as thermal treatment। तो पहली बात तो ये incineration क्या होता है, हाई टेम्परेचर में इसे जलाया जाता है। और अभी ये जो इंसिनरेशन है, इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कन्वर्ट्स द वेस्ट इनटू ऐश, फ्लू गैस एंड हीट। तो इससे क्या होता है, इंसिनरेशन करने के बाद वो कन्वर्ट होता है ऐश या फिर फ्लू गैस या फिर हीट में। ठीक है, इस बार क्वेश्चन इंसिनरेशन पे पूछा था, नेक्स्ट टाइम मे बी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं थर्मल ट्रीटमेंट के टाइप्स। ठीक है, इंसिनरेशन and other high temperature waste treatment systems are described as thermal treatment। ये भी एक important point है, इसे नोट कर लेना अपने नोट्स में। Next is what landslides hazardous are common in the hilly regions due to loss of vegetation। ठीक है, लैंडस्लाइड hazardous किसके वजह से होता है, कॉमन है क्योंकि लॉस ऑफ वेजिटेशन, लॉस ऑफ सॉइल, कटिंग ऑफ हिल स्लोप्स। तो हिल स्लोप्स को कट करने से या फिर सॉइल के लॉस होने से या फिर वेजिटेशन के लॉस के वजह से, तो ये तीनों ऑप्शन के वजह से लैंडस्लाइड हजार्डस हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज एस्टाब्लिश्ड टू प्रमोट द सोलर एनर्जी। इट्स हेडक्वार्टर्स इज एस्टाब्लिश्ड एट ग्वालपहाड़ी, गुड़गांव में इसे एस्टाब्लिश किया है। ठीक है, लास्ट टाइम जून 2019 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने प्रपोज किया था, तो आंसर था इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इस बार क्वेश्चन कैसे पूछा है उन्होंने, हेडक्वार्टर। तो क्वेश्चंस के टॉपिक्स सेम होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन चेंज करते हैं। लास्ट टाइम पूछा था कि किसने प्रपोज किया, इस बार पूछा कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो नेक्स्ट टाइम इसी पे आगे के एडवांस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सो आप लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर एक छोटा सा नोट रेडी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू रिसीव द डिग्री वासु लर्नर वाज एक्सपेक्टेड टू लर्न मिनिमम डैश ईयर्स इन गुरुकुल। अगर आपको वासु का डिग्री चाहिए तो आपको 24 ईयर्स, मिनिमम 24 ईयर्स का गुरुकुल शिक्षण कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक
इंफॉर्मेशन दिया है, गुरुकुलम हैज़ एग्जिस्टेड सिंस द वैदिक एज. Their main motto is to develop the knowledge and they were highly focused on education. ठीक है, गुरुकुलम वैदिक एज से ही एग्जिस्ट करता था और यहाँ पे स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे. स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज लाइक वासु, दोज ऑब्टेनिंग एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 24. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, रुद्र, दोज ऑब्टेनिंग एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 36. and Aditya, those obtaining education up to the age of 48. ठीक है, the ancient education system had 3 simple process known as श्रवणा, मनना and निध्यासना. तो एक्स्ट्रा नॉलेज में क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इस बार उन्होंने वासु का एज मतलब ईयर्स पूछा है उन्होंने. ठीक है, 24 ईयर्स वॉज द आंसर. लेकिन नेक्स्ट टाइम उन्हें रुद्र या फिर आदित्य के बारे में भी पूछ सकते हैं या फिर 3 सिंपल प्रोसेस भी पूछ सकते हैं जो कि श्रवणा, मनना और निध्यासना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम 180 वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. तो ये रिकमेंडेशन दिया था उन्होंने कि 180 मिनिमम डेज होना चाहिए वर्किंग के, एक्सक्लूडिंग examination days in universities and colleges. Next is what the main role of UGC in higher education is to open universities in all over India, नहीं, accredit universities, ना, control university administration, ये भी नहीं होगा, provide funds to university is the correct answer. तो क्या बोला है, the main aim and role of higher education is to provide funds to universities and coordinate, determine and maintain the ethics in institutions of higher education. So providing funds was the main role of UGC. Next, National Environmental Engineering Research Institute NEERI is established at Nagpur. ठीक है, Calcutta, Panjim, Chennai is wrong. ठीक है, Supreme Court was directed in judgment given in 1991 to make the subject dash compulsory in the college curricula. ठीक है, women study, environmental study, information technology, value education. So environmental study को उन्होंने कंपलसरी कर दिया था 1991 के जजमेंट के बाद. ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, क्या दिया है, द डिसीजन टू क्रिएट अ 6 मॉड्यूल कोर्स ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज was taken up by the Supreme Court in 1991 after the public interest litigation PIL filed by an advocate MC Mehta. ठीक है, ये नाम याद रखना. According to the court order, UGC had to prescribe a course on environment as mandatory subject in colleges. इसके बाद उन्होंने एनवायरमेंटल स्टडीज़ को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया कॉलेजेस में. ठीक है, अ टीचर शुड आइडेंटिफाई डैश एंड टीच अकॉर्डिंगली. तो टीचर ने क्या आइडेंटिफाई करना होता है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्टूडेंट, नो, दिस इज़ रॉन्ग. इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पेरेंट्स, ये भी गलत है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमोंग पेरेंट्स, पेरेंट्स का इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी गलत है. आंसर क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमोंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस है उसे देखना होगा, उसे आइडेंटिफाई करना होगा. तो राइट आंसर क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमोंग स्टूडेंट्स एंड टीच अकॉर्डिंगली. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ डैश चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स. तो स्वयं प्रभा 32 DTH चैनल के थ्रू हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स को चलाता है. तो यहाँ पे सिंपली अगर आपको नंबर्स भी नहीं पता होते, चैनल तो पता है हमें, DTH चैनल होते हैं, यहाँ पे देखिए DHT, THD, TDH, ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग है. यहाँ पे क्या होगा, 32 DTH चैनल. नेक्स्ट क्या दिया है, अ ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स डैश. तो ट्रेडिशनल पूछा है उन्होंने, वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, 3 डायमेंशनल मॉडल. तो स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड और 3 डायमेंशनल मॉडल ये क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स है. ठीक है,
मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है। वाइट बोर्ड इज़ द करेक्ट आंसर फॉर ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। लास्ट टाइम जून 2019 महाराष्ट्र सेट में उन्होंने ऑनलाइन वाला क्वेश्चन पूछा था, मतलब मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स पूछा था, तो वहाँ पे हमने ऑनलाइन मॉडर्न टाइप वाले को आंसर किया था। यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशनल पूछा है। कैसे टॉपिक्स सेम होते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को वो चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट सॉक्रेट्स हैज़ गिवन डैश मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ। तो इसका आंसर है डायलॉग। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही महाराष्ट्र सेट के जून 2019 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे, वहाँ पे ये क्वेश्चन भी मेंशन था। वहाँ पे क्या दिया था, डायलॉग मेथड किसने दिया, तो आंसर था सॉक्रेट्स। अब क्या दिया उन्होंने, डायरेक्टली नाम दिया है, सॉक्रेट्स ने कौन सा मेथड दिया, तो यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं डायलॉग मेथड। देखा क्वेश्चन सेम ही है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए PYQ सॉल्व करना सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्या दिया है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस आर एम्ड टू। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस पे एम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब वेरिएबल्स, स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ थियरी, स्टडी ट्रेंड एनालिसिस, ये सारे रॉन्ग आंसर्स है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एस्टैब्लिश एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल्स के बीच में कितना एसोसिएशन है ये एस्टैब्लिश करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 50th percentile एंड डैश आर सेम। The median can be used in case of frequency distribution with open-end classes into two equal parts like median and is equal to 50th percentile। तो 100 होता है percentile, तो 100 को हाफ किया तो कितना आता है 50th percentile, तो 50th percentile and median are the same, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, अ रिसर्चर यूजेस डेटा ऑफ एन अर्लियर रिसर्च पेपर एंड पब्लिशेस अ न्यू रिसर्च पेपर, दिस इज, तो पहले वालों का पेपर, रिसर्च पेपर को यूज करके वो पब्लिश करता है न्यू रिसर्च पेपर, दिस इज अनएथिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल डिफाइनिंग कम्युनिकेशन मिलर फोकसेस ऑन। तो ये जो मिलर भाई साहब थे उन्होंने किस पे फोकस किया था, मैसेज परसेप्शन सेंडर, ये गलत है आंसर। आंसर है बिहेवियरल चेंज ऑफ रिसीवर पे फोकस किया था मिलर साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियल फंक्शंस ऑफ सेंडर इन कम्युनिकेशन साइकिल आर एज फॉलोज। तो सीरियल फंक्शन कैसे होगा, कलेक्शन, फॉर्मुलेशन, एनकोडिंग, प्रोजेक्शन। अब तक तो सही लग रहा है, मतलब पहले हम कलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मुलेट करेंगे, उसे एनकोड करेंगे, देन प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, रिसीविंग, डिकोडिंग, इंटरप्रिटेशन, प्रोजेक्शन। पहले रिसीव करेंगे, फिर डिकोड करेंगे, इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने, सेंडर के हिसाब से पूछा है। सेंडर क्या करेगा, तो सेंडर पहले रिसीव नहीं करेगा, वो खुद से एनकोड करेगा, तो जहाँ जहाँ डिकोड है वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो कलेक्शन, फॉर्मुलेशन, एनकोडिंग, प्रोजेक्शन, तो इन्होंने सेंडर के हिसाब से पूछा था, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्या दिया है, द कॉम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड। कॉम्पोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है, तो पहले सेंडर मैसेज लिखेगा, उसे दे देगा किसे, रिसीवर को। रिसीवर क्या करेगा, नॉइस, मीडिया, बैरियर, फीडबैक। रिसीवर ऑब्वियसली फीडबैक देगा सेंडर को, तो ये हो गया ना साइक्लिकल प्रोसेस। तो क्या क्वेश्चन था, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड फीडबैक, तो आंसर इज फीडबैक, सिंपल है। नेक्स्ट क्या पूछा है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। तो नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व होने वाले कम्युनिकेशन कौन से है, तो पर्सनल, फॉर्मल, इनफॉर्म आर द रॉन्ग ऑप्शंस। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द राइट। क्या बोला है, व्हेन इंफॉर्मेशन फ्लोज अमोंग पर्सन्स होल्डिंग द सेम पोजीशन और रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो नंबर ऑफ पर्सन्स या फिर पार्टीज किस में इन्वॉल्व होते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन आर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस, heterogeneous audiences, scattered audiences and
क्या पूछा है? मास मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स। मास मीडिया मतलब लार्ज ग्रुप्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं। तो यहाँ पे दिया है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होते हैं, हेट्रोजीनियस डिफरेंट ऑडियंस होते हैं, स्कैटर्ड अलग अलग जगह फैले हुए होते हैं। उसके साथ कौन सा है ऑप्शन? इलिटरेट ऑडियंस, ये तो नहीं लगता है। नॉइस डिस्टर्बेंस, ये भी नहीं होगा। पावरफुल मीडिया भी नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक, जब भी हम मास मीडिया कम्युनिकेशन करते हैं तब हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाते हैं। एक मास मीडिया मतलब क्या? सबको इक्वली हम ट्रीट करते हैं, मतलब सबको इक्वली हम इंफॉर्मेशन को दे देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनसे हमें डायरेक्टली फीडबैक नहीं मिलता है। तो ऑप्शन क्या होगा? एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स मुझे सही लगे उसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। थैंक यू। कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जिससे कि सभी को आंसर की पता चले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।